तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही। प्रधानमंत्री जी इस वक्त देखिए कांग्रेस से सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। आजकल विपक्ष पे नहीं कर रहे हैं उतना जितना कांग्रेस पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको कांग्रेस को उनको लग रहा है कि कांग्रेस उठ रही है। घोषणा पत्र है, चुनाव घोषणा पत्र, और उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उससे डर क्यों रहे हैं? तो न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ विपक्ष पर तीखे प्रहार किए, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर तुष्टीकरण प्लान और परिवारवाद तक को लेकर हमला बोला। पीएम ने अर्बन नक्सल को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। पीएम के बयान का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन किया। तो उधर कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के इंटरव्यू पर निशाना साधा गया। सबसे पहले पीएम ने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा, वो सुन लीजिए। इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही। उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। प्रधानमंत्री जी इस वक्त देखिए कांग्रेस से सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। आजकल विपक्ष पे नहीं कर रहे हैं उतना जितना कांग्रेस पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको कांग्रेस को उनको लग रहा है कि कांग्रेस उठ रही है। इस वक्त कांग्रेस की सीट सब जगह बढ़ रही हैं। नॉर्थ में भी बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं राजस्थान में बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं गुजरात में भी सीट्स आ रही हैं। तो उनको लग रहा है कि नॉर्थ में जैसे साउथ में उनको सीट मिल नहीं रही है, नॉर्थ में हमारी बढ़ रही है, तो आप ये बताइए सरकार किसकी बन रही है? तो मोदी जी कहते हैं कांग्रेस विकास पे बात नहीं करती। जब हम विकास पे बात करते हैं तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। जो हमारा घोषणा पत्र है, चुनाव घोषणा पत्र, और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उससे डर क्यों रहे हैं? जो हमने युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही है, किसानों को न्याय दिलाने की बात कही है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही है, और अगर उसमें ये सब किया है तो इससे परेशानी क्या है? इसमें कहाँ से कोई धर्म या जाति आ गई?
हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश की बात करती आई है और हमेशा इस देश के लिए त्याग और बलिदान का इतिहास कांग्रेस का रहा है। कभी मंगलसूत्र की बात होती है, कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ बात होती है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो 100% सच्चाई है। जिस महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए, और शायद वो भविष्यवाणी देख रहे थे कि क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी। आज कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हो चुकी है, मानव संसाधन के रूप में बैंकरप्ट हो चुकी है। कैसे लोगों को रखना, सम्मान करना, उनका मान करना, ये पूर्ण रूप से भूल गई है। एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट गई है, और इसलिए आप देखते हैं कि रोज कोई ना कोई पार्टी को छोड़ रहा है। अब 2 दिन पूरा आपने और हमने पेपर में पढ़ा कि अरविंदर लवली भी निकल गए। और बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम बातें आपने सुनी, एक इंटरव्यू दिया गया, उसके बाद फिर और भी बातें निकल कर आई। और खास मेहमानों साहब का तारुफ करवा देते हैं। ब्रज गोपाल लोहिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, बहुत स्वागत। शैलेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटेल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। और कोशिश होगी कि राजनीति के बारीक जानकार भी हमारे साथ जुड़े। पटेल साहब, सवालों के सिलसिले को रस्मन चूंकि आपसे ही शुरू करना चाहिए। बहुत तरह की बातें इस इंटरव्यू के दौरान निकलकर सामने आई। एक बात और भी आई कि दरअसल जो ये स्थितियां बनी हैं, 50-60 साल कांग्रेस अगर सत्ता में रही, तो ये स्थितियां यहां तक आई हैं, तो भी उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार। सबसे पहले आपका रिएक्शन जो ये आपने सुना तमाम चीजें, पटेल साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे, पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिरकार वो मीडिया के सामने आए और इंटरव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। नहीं तो मीडिया इंटरव्यू के लिए तरस जाती थी और उनका इंटरव्यू मिलता नहीं था। आखिर उन्होंने कुछ बोला, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। रही बात जो उन्होंने बोला कि अब देश की आज़ादी के समय की परिस्थितियां क्या थी और आज की क्या परिस्थितियां हैं, हम आपको सबको पता है। कोई देश की आज़ादी के समय हमें बहुत अच्छा देश तो मिला नहीं था कि अंग्रेज पूरा अच्छा देश बना के चले गए थे, सारे डेवलपमेंट के काम हो गए थे, और कांग्रेस ने आके उनको सबको बर्बाद कर दिया। जितने भी आज देश में काम हुए हैं, आईआईटी से लेकर एम्स तक अगर खोले गए हैं, जितने बीएचईएल से लेकर अन्य इंडस्ट्रीज तक खोली गई हुई हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, कृषि के लिए हरित क्रांति आई है, दुग्ध क्रांति, ये सब तो अंग्रेज करके चले गए थे। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है, ना स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए, ये सब कांग्रेस ने किया ही नहीं है, तो अंग्रेज करके चले गए थे। अब जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो 50 साल अगर राज किया, अगर देश की जनता ने सत्ता सौंपी, तो उसके काम दिख रहे हैं कि उसमें कहां से कहां हुआ। जिस देश में सुई नहीं बनती थी हमारे देश में, आज विश्व में कहां आगे पहुंचे। क्या जो नींव बनाई गई है उसके ऊपर ये देश का निर्माण नहीं हुआ है कि बीच में से हवा में से ही महल बन गया है, नीचे से लेकर निर्माण तो हुआ ही नहीं है। रही बात इंटरप्रिटेशन की, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, अब एक्सरे का इंटरप्रिटेशन उन्होंने किस तरीके से किया। एक्सरे का मतलब ये होता है, अब आप जो इंटरप्रिटेशन कर दें। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये बोलते इस इंटरव्यू में कि हम आने वाले समय में इतना सारा रोजगार देने का प्रयास करेंगे, या हमने 10 साल में जो 2 करोड़ रोजगार देने की हर साल की बात की थी, इतना पूरा हुआ, इतना नहीं हो पाया और हम प्रयास करेंगे, तो समझ में आता। किसान की आय की दुगनी की बात आप करते कि हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, इतनी हो पाई, इतनी नहीं हो पाई, हमें और मौका दे, तो समझ में आती। क्या ऐसा 2004 से 14 के बीच ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा हमें लगा कि नहीं, हमें जो तकरीबन 20 करोड़ वोटर्स हैं, उनका वोट एकदम चाहिए ही चाहिए, ऐसी क्या स्थितियां बनी? क्योंकि एक जिक्र और आता है, 2011 के आसपास कैबिनेट नोट भी अल्पसंख्यकों को लेकर लाया गया, इस तरह का भी जिक्र वो कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में है, नहीं है, ये बतौर विपक्ष आपको तलाशे जाने की जरूरत है। पटेल साहब, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सरकार से दूर हैं, वो वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत कर देते हैं। चुनाव आते देर नहीं हुई कि उनके एजेंडे में 20 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं कि आप भी मुंह पे नहीं ले पा रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। मुझे आपकी समझदारी पर पूरा भरोसा है। पटेल साहब प्लीज। जी, तो कुल मिला के वो कहां ले जाते हैं उस चीजों को।
चुनाव आए हैं तो वो ले जाके तुष्टिकरण की बात पे आ जाते हैं ताकि ध्रुवीकरण की बात हो सके। हाँ। कहां मनमोहन सिंह जी ने, आपने भी इंटरव्यू सुना होगा मनमोहन सिंह जी का, ललित जी आप बहुत अच्छे से सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, कहां उस इंटरव्यू में कहा था कि हम इस पे हक मुसलमानों का होना चाहिए? किस जगह लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में सरकार है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, हम तो ये कहते हैं कि जो भी पीछे रह गया उसे आगे बढ़ाने का काम सरकार का है। जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, अन्य दल की हो, जो पीछे रह गए। मैं एक सेकंड ललित जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं कहना यह चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी आज अगर कहीं छात्रवृत्ति मिल रही है, दूसरा आरक्षण है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसकी नहीं कहेंगे जहां उनकी सरकार है, जहां उन्होंने खुद लागू किया है। वो सिर्फ वोटों के लिए आज लोगों को उन सब बातों से, मुद्दों से हटाना चाहते हैं जो मुद्दे आज जरूरी है, चुनाव के मुद्दे हैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए, ब्रजगोपाल लोहिया साहब लगातार बने हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि राजनीति के बारीक जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कौशल चतुर्वेदी साहब का बहुत बहुत स्वागत। कौशल सर वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब प्लीज आपका रिएक्शन, जो कुछ भी कहा गया पटेल साहब ने कहा, प्लीज। देखिए, पटेल साहब की पूरी बातें मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। राजनीति है और राजनीति में चुनाव है, तो चुनाव में आपको सारे मुद्दे लाने पड़ेंगे, चाहे आप लाएं चाहे हम लाएं, हम सत्ताधारी दल हैं। हम दो बातें आपसे बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस तुष्टीकरण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये वही तुष्टीकरण है जिसने इस देश को बांटने का काम किया। ये वही तुष्टीकरण है कि जिसने अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक का केवल नाम लेने से काम चलाती है कांग्रेस, वास्तव में मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ लाने का काम किया। आप बताइए, संविधान की आप बड़ी दुहाई देते हैं, संविधान का तो अनुच्छेद 44 ये कहता है कि इस देश में सभी को एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, परंतु आप उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं है। आपने तो पुनः घोषणा पत्र में कहा कि हम अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को चिंता रखेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे। आप मुझे बताइए किस आधार पर जम्मू कश्मीर के लोग, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 वर्षों तक आरक्षण से दूर रहे, जो आरक्षण संविधान ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें दिया था, वो उन्हें एससी और एसटी को क्यों नहीं मिला? जो लोग आज इसकी बात करते हैं कि हमने तुष्टीकरण नहीं किया, तो जामिया इस्लामिया में एससी और एसटी और ओबीसी का आरक्षण लागू क्यों नहीं है? इसके जवाब कौन देगा? और प्रश्न ये इसलिए उठता है कि जब एक प्रधानमंत्री सदन में ये कहें कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो फिर ये प्रश्न पूछना बनता है कि संसाधन विकसित हुए। लोहिया साहब बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आप, सदन में नहीं कहा है। जिस भाषण का जिक्र किया जा रहा है वो आर्काइव में पड़ा है, विकास परिषद की बैठक थी। प्लीज विकास परिषद की में कह रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री तो जहां है वहां संवैधानिक पद पर है, चाहे वो अपने घर रहे। एक बात और पूछता हूं कि आपने अभी पुनः जो अपने घोषणा पत्र में अभी इस बार कहा है, क्या वो इशारा नहीं करता? अभी कर्नाटक में चुनाव में आपने क्या ये चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे? नहीं लिखा। परंतु आपने जैसे ही सरकार बनी, ओबीसी का आरक्षण 4% घटाया और उसे कर्नाटक में मुसलमानों को देने के लिए काम किया। अब प्रश्न इस बात का है कि चाहे वार्षिक एक्ट की बात कर ले, चाहे राम मंदिर की बात कर ले, चाहे मठ मंदिर से संबंधित कानून की बात कर ले, चाहे ट्रिपल तलाक की बात कर ले, क्या इस देश में मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार नहीं था? मगर कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी। क्या 1987 में साहिबानों के मामले में आपने तुष्टीकरण नहीं किया? ये एक महिला को 200 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता मिले, इसलिए आपने संविधान को बदलने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम किया। तो जो आप लगातार करते हैं, जो आपका भूतकाल है, जो आपका इतिहास है, वही तो बताता है कि भविष्य में आपका चेहरा क्या होगा। ठीक ठीक ठीक। कौशल चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ लगे बने हुए हैं। कौशल सर, एक भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, न्यूज़ 18 को दिया, तमाम तरह के फैक्ट उसमें रखे गए और ये भी नजर, वो एक नोट का भी जिक्र करते हैं, कैबिनेट में एक नोट लाया गया और खासकर ज़्यादातर चीज़ें जो थीं वो 2004 से 14 के बीच का जो वाकया है। सबसे पहले तो आपका एक रिएक्शन, फिर मेरा सवाल। जी देखिए ललित जी, 2004 से 2014 और 2014 से 2024 दो कार्यकाल, जो 10-10 साल के जो कार्यकाल थे, एक कार्यकाल यूपीए का था, दूसरा एनडीए का है। तो निश्चित तौर से अब जो तुलना जो हो रही है वो 10-10 साल के कार्यकाल पे हो रही है। 10 साल यूपीए के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह रहे, 10 साल नरेंद्र मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर से तुलना इन पे होगी। दूसरी बात, अब चूँकि ये चुनावी माहौल है और हर दल की ये कोशिश होती है कि वो अपने आप को
लीड करे, जनता के सामने लीड करे, मतदाताओं को लुभा सके और मतदाताओं का भरोसा जीत सके। मुख्य चीज़ है भरोसा जीत सके। तो भरोसा जीतने के लिए वो अपने अपने कामों को गिनाता है तो दूसरे की कमियों को सामने लाता है। ये जो पूरा जो घटनाक्रम जो चल रहा है, इंटरव्यू के दौरान हो या प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोल रहे हों या राहुल गांधी अपने भाषण में बोल रहे हों, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरे दल भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं हैं। जब हर बार जब 5 साल में चुनाव आता है तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। और देखिए, यूपी और एनडीए में कहीं पे भी विचारधारा का संघर्ष नहीं है। दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा पे आगे बढ़ रहे हैं। ना वो अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, ना वो अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही मतलब 2004 से 14 और 14 से 24 का कार्यकाल, खासतौर से ये जो मोदी इरा के नाम से जाना जाएगा, हाँ। ये जो कार्यकाल है इसमें कहीं भी कुछ भी छिपा कर करने की चीज नहीं, सब कुछ खुलकर हो रहा है। विचारधारा का अगर शंखनाद हो रहा है, हाँ। अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो सब कुछ खुल के लिए जा रहे हैं। कोई पर्दे के पीछे कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब आस्थाओं का प्रकटीकरण है तो है। अगर मुझे लगता है कि मैं सनातन से हूं तो मैं हूं। अभिव्यक्ति मतलब एकदम मुखर हो रही है, कई कई जगह तो मुखर से ज्यादा आक्रामकता तक पहुंच रही है। शैलेंद्र पटेल साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो दिक्कत है ना कर्नाटक वाली, देखिए मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं। भारत बड़ा अच्छा देश है, आप यहां किसी से माफी मांग लो, एक आदमी ने माफी मांग लिया, दिल्ली की जनता ने उसे 67 सीट उठाकर दे दी। खैर, इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, बाद में आऊंगा। शैलेंद्र पटेल साहब, कर्नाटक में तकरीबन 12% मुसलमान पिछली सरकार ने बंद किया, आपकी सरकार आई और वो 4% आपने उनको वापस कर दिया। इसे स्वीकारने में गुरेज क्यों? देखिए ललित जी, बात यह है कि चुनाव देश का हो रहा है। पूरे देश में कई राज्यों में आप देखेंगे जहां मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, कोई पहली बात तो हुई नहीं। लेकिन कर्नाटका का एग्जाम्पल ही क्यों लेके आ रहे हैं? सिर्फ इस बात के लिए, देश में एक भ्रम फैलाने की स्थिति के लिए उस उदाहरण को लेकर आ रहे हैं। स्वीकार और अस्वीकार की बात ही नहीं है। वहां की सरकार ने दिया तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसा तो नहीं कि ऑफ द रिकॉर्ड होगा और आरक्षण मिल गया होगा। जो भी होगा ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगा ना ललित जी। आप तो सब चीज जानते हैं कि विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया होगा, विदाउट रेजोल्यूशन चीजें हो गई होंगी, हुआ होगा तो कानूनन सब जगह हुआ होगा। आज मेरे लोया जी मेरे साथी हैं, वरिष्ठ हैं हमारे, क्या मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है? क्या छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही है? मिलना चाहिए। अब उस बात के लिए कि हम प्रोपोगंडा क्यों बना रहे हैं? हम आज इस चुनाव को, हम असली जो मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे, उसकी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों हम किसानों की हम वहीं वापस लौट गए? हाँ, शैलेंद्र जी, अब मैं रोक रहा हूं आपको, बाकायदा पर्याप्त वक्त था। ब्रजगोपाल जी, बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज। देखिए, हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आज मतदाता को मालूम है कि उसके घर तक जो सड़क पहुंची है वो किसने बनाई है। उसे मालूम है गरीब की थाली में जब भोजन आता है, उसे मालूम है कि वो किस तरह आ रहा है। आज जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे मालूम है ये ड्रेस कहां से आई है, ये किताबें कहां से आई हैं। मैं एक बड़ा स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, आप इससे भी डरते हैं। आपने जो प्रश्न किया था माननीय पटेल साहब से, वो डर रहे हैं उसको स्वीकार करने में कि जो होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। गोल गोल भाषण क्यों? और हम यही तो कहते हैं कि तुष्टीकरण क्यों करते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, संतुष्टि सभी की, तुष्टीकरण किसी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं लाई हैं उनमें सब में हमने किसी मुसलमान का अधिकार काटा नहीं है। जिसको आवश्यकता है उसे उज्ज्वला का कनेक्शन मिलना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसे प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। मौलाना, हाँ, अगर वक्त बचता है तो मैं मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को लेकर एक बार आपसे बात करूंगा, अगर वक्त बचता है तो। एक बार हम बाइट हम जरा सुनवाते हैं प्लीज। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का
जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं दे। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके तो आपने प्रधानमंत्री को भी सुना क्या कुछ वो कह रहे थे, और इस पर भी एक क्विक रिएक्शन हमें लेना होगा। शैलेंद्र पटेल साहब, आपने सुना अभी कि क्या कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, चुनावी सभा का भी सुना और इंटरव्यू का भी सुना, बहुत क्विक शॉर्ट प्लीज। देखिए, चुनाव के समय उनके मुंह से ये बातें हमें एक्सपेक्टेड थी कि इस तरह की वो बातें करेंगे। कांग्रेस का सीधा कहना कि जो भी पीछे रह गया है, जिसको इसकी आवश्यकता है, अगर कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति भी पीछे चला गया, उसको आवश्यकता, तो उसे भी आरक्षण देना होगा ताकि वो रेस में शामिल हो सके। कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आज इस कंपटीशन में पीछे रह गए हैं, आज भागम भाग में पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने का किसी भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। हमें समान रूप से सबको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, सभी को उस तरीके से मिलाना आना चाहिए। वो बाकी बातें छोड़कर हमारे काबिल दोस्त लोया जी सिर्फ वो अल्पसंख्यक और मुस्लिम तक अटक जाते हैं, बाकी किसी और का उन्हें नहीं दिखता है। लोया जी रिसर्च पूरी करके आते हैं। लेकिन लोया साहब प्लीज। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये आपने अभी कहा कि सवर्ण में जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए विशेष प्रयास होने चाहिए। इस 10% आरक्षण को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप हर जगह मुसलमानों को तो देते हैं ना, इसलिए वो कहना पड़ता है। आपने अगर अन्य समुदायों को दिया हो तो भी आप बता सकते हैं। आपने कभी जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई नहीं, ठीक, अभी बहस में नहीं जाएंगे। देखिए, बीच में हमें ये सुनवाना भी पड़ा। कौशल सर, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, बहुत सारे सवाल थे। नहीं लोया साहब, मैं रोक रहा हूं, पर्याप्त समय था। देखिए, वक्त की सीमाएं हैं, अपन मिलते रहेंगे, चर्चाओं के सिलसिले तो अभी लंबे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो बयान निकल कर आए, मुद्दे जो परिवर्तित हुए, उन सबको लेकर ये चर्चा चल रही थी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।